जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे है। आज 22 मई 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी रिस्पेक्टिव स्टेट पीसीएस जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, चाहे एमपी पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, अन्य कोई भी पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, हिंदी बेल्ट की किसी भी पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको तीनों जो फॉर्मेट होते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, तीनों फॉर्मेट में ये न्यूज़ एनालिसिस आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपके लिए डाल रहा हूँ और कोशिश कीजिए सभी लोग इसका जवाब हमें देने का कमेंट सेक्शन में। बहुत कम लोगों का जवाब हमें मिल रहा है किसी भी क्वेश्चन का, और इस तरह का क्वेश्चन नॉर्मली यूपीएससी में पूछा जाता है, तो उसी को बेसलाइन बनाते हुए मैं क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड करता हूँ। बहुत कम लोग जवाब दे रहे हैं, कोशिश करें। अभी जैसे वीडियो आपने देखना शुरू किया तो वीडियो को जाकर के पहले पॉज कर दो, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दे दो, उसके बाद आगे बढ़ो। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। देखो, सही या गलत इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लो आपने जवाब दिया वो गलत हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, गलती करके ही इंसान सीखता है, तो आप पहले जवाब दे, ये अधिक इंपॉर्टेंट है, राइट। ऑप्शन ए है, भारत के महान्यायवादी के बारे में क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो, पहला स्टेटमेंट है कि वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है कि उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। तीसरा स्टेटमेंट, उसे संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। चौथा स्टेटमेंट, संसद द्वारा महाभियोग लगा के उसे हटाया जा सकता है। अब देखो, इसमें पहला जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही होना चाहिए। अगर पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही होगा तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि पहला और तीसरा सही होना चाहिए। ऑप्शन सी में है दूसरा, तीसरा और चौथा सही होना चाहिए। ऑप्शन डी में तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही होना चाहिए। तो इसका एग्जैक्ट जवाब क्या होगा, हमें कमेंट सेक्शन में सभी लोग, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, कोशिश करो सभी लोग इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देने का। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा ये इंपॉर्टेंट क्यों है और इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। देखो, आज कुछ क्वेरी को लेकर के हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले काफ़ी क्वेरी मुझे आती है। एक तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण के पीडीएफ को लेकर आती हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पे हैं सभी लोग को मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का पीडीएफ मैं प्रतिदिन अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। डिस्कशन का वीडियो भी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। तो सभी लोग जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। उसका 2-3 रीज़न यह भी है। पहला रीज़न तो यह है कि टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन करोगे तो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और पीडीएफ अगर आपको मिल जाएगा तो उस पीडीएफ को पढ़ें। एटलीस्ट जिस न्यूज़ की मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ उसको जाकर के पढ़ें, पढ़ना ज़रूरी है। दूसरा है कि कुछ इम्पॉर्टेंट अगर मान लो पीडीएफ वगैरह हुआ, मान लो कोई इम्पॉर्टेंट आयोग का रिकमेंडेशन वगैरह आता है, जैसे नीति आयोग का वार्षिक रिपोर्ट आया है तो उसको भी मैं टेलीग्राम चैनल पे जाकर के डाल दूंगा। तो कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हुआ तो टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर देता हूँ ताकि उसे आप लोग देख लें, और साथ ही साथ कोई क्विज हुआ या कोई अन्य चीज़ें हुआ तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आप सभी के लिए ज़रूरी है। जिनके पास टेलीग्राम चैनल नहीं है तो जाकर के प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें और टेलीग्राम ऐप के बाद अपना अकाउंट बना लें, और जो हमारा अकाउंट है विजडम एजुकेशन के नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या लिंक जो पहला कमेंट होगा कमेंट सेक्शन में उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। आप लिंक को क्लिक करें और क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या नहीं तो आप विजडम एजुकेशन सर्च करना टेलीग्राम चैनल पे जाकर के हमारा चैनल आ जाएगा और वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। लोगो हमारा मिल जाएगा आपको, या नहीं तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक हम प्रोवाइड करते हैं आपको कमेंट सेक्शन में, उस लिंक को क्लिक करके उसको कॉपी करके टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करोगे, हमारा चैनल आ जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये 2-3 तरीका है जो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो, पीडीएफ को लेकर के भी क्वेरी आती है, तो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ फिलहाल, क्योंकि मैं इंडिविजुअल काम कर रहा हूँ, मैं अकेले काम कर रहा हूँ। जैसे जैसे ये चैनल ग्रो होगा वैसे वैसे मैं पीडीएफ देना शुरू करूँगा। मेरी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में मंथली बेसिस पे मैं पीडीएफ दूँ। जैसे दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का जो हम लोग न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, एक महीने में जो इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है उसका मैं पीडीएफ दे दूँगा।
तो बाद में मैं करूँगा, अभी मैं नहीं कर सकता हूँ। उसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि मैं इंडिविजुअली काम कर रहा हूँ, अकेले काम कर रहा हूँ, पीडीएफ बनाने में बनता नहीं है, राइट। तो इसलिए मैं उसका पीडीएफ अभी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ। अगर किसी को कोई क्वेरी है या कोई हेल्प चाहिए कमीशन के रिगार्डिंग या अन्य चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप या तो कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब दे देने का, या नहीं तो कोई और इम्पॉर्टेंट हेल्प चाहिए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है wisdom education 2021 wisdomeducation2021@gmail.com। ऑलरेडी हमने अपने ईमेल आईडी को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के भी, या नहीं तो wisdomeducation21 पे जाकर के @gmail.com पे जाकर के हमें आप लिख सकते हैं। कोशिश करूँगा मैं आपके ईमेल का रिप्लाई करने का। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आप लोग जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें। देखो, मॉर्निंग में उठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ, 30 मिनट का अगर मैं वीडियो बनाऊँगा तो मुझे पढ़ने में भी समय लगता है। ऐसा नहीं है कि मुझे हर एक चीज़ आता है, डेली उसके बारे में मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे, राइट। तो कोशिश करें, मैं मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे, तो कोशिश आप लोग भी करें कि इसको शेयर कर देने का, और इसको लाइक ज़रूर कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। उन लोगों के साथ शेयर कर दें जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। सबके साथ शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। जो कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ जीएस की आवश्यकता हो, जीके की आवश्यकता हो, या करंट की आवश्यकता हो, तो उन लोगों को निश्चित तौर पर शेयर कर दें। 200 से अधिक मैंने वीडियो बनाया है यहाँ पे, और 200 से अधिक वीडियो बनाने के बाद भी सब्सक्राइबर जो होगा मैं बहुत कम सब्सक्राइबर है, लिमिटेड सब्सक्राइबर है, राइट। तो इसका सिंपल मतलब है कि आप लोग शेयर नहीं करते हैं। तो आप लोग निश्चित तौर पे जाकर के शेयर करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे अच्छा आपको आउटपुट देने का, तो मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी इसे शेयर जरूर कर दें। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेरी आता है कि दैनिक जागरण ही क्यों। तो देखो, द हिंदू जो है एक बेस्ट न्यूज़पेपर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन द हिंदू आपको इंग्लिश मीडियम के लिए है। हिंदी मीडियम के लिए जब आप जाओगे तो हिंदी मीडियम के लिए भी कई सारे पेपर हैं, जैसे जनसत्ता हो गया, जैसे टेलीग्राम हो गया, पायनियर हो गया, ट्रिब्यून हो गया। लेकिन दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि कई सारे यूपीएससी के टॉपर ने भी, जो यूपीएससी के टॉपर रहे, गंगा सिंह राजपूत रहे, निशान जैन सर रहे, सभी ने दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को पढ़ के ही निकाला। हाँ, यह अलग बात है कि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण या दैनिक जागरण पे आरोप लगता है कि यह सरकार के पक्ष में झुका हुआ है, लेकिन हम लोग जो डिस्कस करते हैं यहाँ पे, मैं कोशिश करता हूँ निष्पक्ष रह के डिस्कस करने का। देखो, सरकार की कई जो पॉलिसी होती है वो सरकार परिवर्तित होने के बाद भी चेंज नहीं होती हैं। मसलन आज हम डिस्कस भी आपके साथ करेंगे इजराइल को लेकर के। इजराइल और फिलिस्तीन का जो मुद्दा है, 1948 से भारत जो है फिलिस्तीन के पक्ष में रहा है, 1948। वर्तमान में हमारा इजराइल के साथ काफ़ी अच्छा संबंध है, बावजूद इसको जब समर्थन करना था तो हमने इजराइल का समर्थन नहीं किया, फिलिस्तीन का समर्थन किया। तो सरकार की कई नीतियां जो है सरकार चेंज होने के बाद परिवर्तित नहीं होती हैं। बीजेपी की जगह कांग्रेस आ जाए, कांग्रेस की जगह बीजेपी आ जाए, तो हमारे देश की लेवल की जो नीति होती है वो परिवर्तित नहीं होती है। तो इसी तरह से मैं दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को डिस्कस करता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि एक निष्पक्ष आउटपुट आपके सामने में रख सकूँ, निष्पक्ष पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने में रख सकूँ, और उसके बाद आपको जो सोचना है आप सोच सकते हैं। देखो, यहाँ पे ये न्यूज़ एक बार ज़रूर आप लोग देखें, खास करके यहाँ पे जो हाईकोर्ट की टफ टिप्पणी है, तो इसको इस रूप में देखें कि जुडिशियल जो है, न्यायपालिका में जो है 2-3 वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट चलती हैं। एक तो भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का वर्ड चलता है, जिसे जुडिशियल रिव्यू कहा गया। एक वर्ड चलता है न्यायिक सक्रियता का, और तीसरा वर्ड चलता है न्यायिक अतिक्रमण का, राइट। ये तीनों वर्ड है, तीनों अलग अलग है। जुडिशियल रिव्यू अलग है, जुडिशियल एक्टिविज्म न्यायिक सक्रियता अलग है, और न्यायिक अतिक्रमण अलग है। तो हाईकोर्ट जो है कोरोना के समय में जो है सरकार के खिलाफ काफ़ी सख्त टिप्पणी की। खास करके मद्रास हाईकोर्ट को अगर सुनोगे आप, तो उन्होंने निर्वाचन आयोग के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की बात कही, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने मद्रास में चुनाव करवाने का काम किया था, तमिलनाडु में चुनाव करवाने का काम किया था। इसी तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी किया। तो इसको आपको समझना होगा कि भारत के संविधान के आर्टिकल 21 में ऐसा नहीं है कि ये न्यायिक अतिक्रमण है, न्यायिक सक्रियता इसको कह सकते हैं, न्यायिक अतिक्रमण नहीं है।
क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 में हमें जीवन का अधिकार है। आर्टिकल 21 को जाके पढ़ना, डिटेल से इसको पढ़ना। इसमें लगभग 50-60 प्रकार के अधिकार हैं, राइट, 40 प्रकार से अधिक अधिकार हैं, सॉरी। सांस लेने का अधिकार, स्वच्छ वायु में आपको जीने का अधिकार, स्वच्छ सांस लेने का अधिकार, उसके बाद शादी करने का अधिकार, उसके बाद सोने का अधिकार, नींद में आपको कोई खलल नहीं डाल सकता है, स्वस्थ रहने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, पानी जो है अच्छा पानी पीने का अधिकार, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, ये सारे के सारे अधिकार जो है इसमें दिया गया। तो आर्टिकल 21 जो है यानी मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार का रक्षाकर्ता जो कौन है? तो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है या उच्च न्यायालय है। तो इस रूप में न्यायालय यहाँ पे टिप्पणी कर सकती है, ठीक है। न्यायालय ऐसे कंडीशन में जहाँ पे लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो न्यायपालिका जो है राज्य सरकार या केंद्र सरकार को आदेशित कर सकती है, और वर्तमान में इस तरह का उल्लंघन हुआ है कोरोना महामारी के दौर में, तो इसलिए इसे न्यायिक सक्रियता कहा जाएगा। तो इसको लेकर के एक अलग वीडियो बना दूंगा, तीनों वर्ड को मैं डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। देखो, ब्लैक फंगस से निपटने के लिए सरकार ने झोंकी ताकत। तो कल हमने डिस्कस किया था कि महामारी अधिनियम 1897 के तहत इसे महामारी घोषित किया गया, और साथ ही साथ यहाँ पे अगर पढ़ोगे तो एक दवाई है, क्या है? एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी दवाई जो है, जो कंपनी भारत में बना रही है वो बना रही है, और सरकार इसको लेकर के सजग है कि ये दवा का आयात करने का भी कई सारी कंपनियों को सरकार ने परमिशन दिया है, ताकि अगर किसी को ब्लैक फंगस अटैक हो, एक महामारी है, लोगों को इसका अटैक होगा, गाल वगैरह सूज जाते हैं, चेहरा आपका सूज जाता है, आँख के नीचे इसमें जो है काला पड़ जाता है, काफ़ी चीज़ें होती है इसमें, राइट। तो ऐसी कंडीशन में इस दवा की आने वाले समय में अधिक आवश्यकता हो सकती है। जैसे कोरोना महामारी के समय में हमने देखा कि SCQ की काफ़ी आवश्यकता हुई, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की काफ़ी आवश्यकता हुई, तो उसी तरह से इस दवा की आवश्यकता हो सकती है। इसको लेकर के सरकार आवश्यक प्रयत्न कर रही है। बाकी एक बार पढ़ लेना, इस न्यूज़ को एक बार पढ़ लेना। देखो, टूल किट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ, चूँकि 4-5 दिन से ये न्यूज़ आ रहा है और इस पर मैंने डिस्कस नहीं किया था आपका। टूल किट क्या है? टूल किट क्या है कि और चर्चा में क्यों आया? तो टूल किट जो है स्वीडन की एक कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता को हो, आप उसे पर्यावरणविद को हो, उसका नाम है ग्रेटा थर्नबर्ग। काफ़ी दुनिया में फेमस है ग्रेटा। इसको नोबेल देने की बात भी की जा रही थी, 14 या 15 वर्ष की बच्ची है, राइट। तो ग्रेटा थर्नबर्ग ने क्या हुआ कि एक ट्वीट किया, और ट्वीट किया कि भारत में जो किसान आंदोलन चल रहा था उसके समर्थन में ट्वीट किया, और समर्थन में जो ट्वीट किया उसके साथ साथ उन्होंने गलती क्या की कि एक टूल किट जो है, टूल किट को भी ट्वीट कर दिया। अब इस टूल किट में क्या था? टूल किट में था कि सरकार के विपक्ष में या सरकार के विरोध में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस तरह से ट्वीट किया जा सकता है, किस तरह से किसी ट्वीट को ट्रेंड किया जा सकता है, क्या आपको लिखना, हर एक गाइडेंस था इसमें। भारत सरकार के विरोध में क्या क्या किया जा सकता है, हर एक गाइडेंस था इन्होंने इस टूल किट में, और इस टूल किट को भी इन्होंने ट्वीट कर दिया। ये गलती किया था ग्रेटा थर्नबर्ग ने। बाद में जाकर के उन्होंने इस टूल किट को जो है डिलीट कर दिया, राइट। तो पता चला कि इस टूल किट को जो दिया गया था, ग्रेटा थर्नबर्ग तक पहुंचाया गया था, उसको पहुंचाया गया था एक लड़की के द्वारा पहुंचाया गया था, शायद बेंगलोर वगैरह के आसपास रहती थी वो लड़की। उन्होंने इस टूल किट, इंजीनियर थी, उन्होंने इस टूल किट का निर्माण किया गया था। देखो, सरकार का विरोध करना है, करें आप, लेकिन इस तरह से टूल किट के माध्यम से कि आप जो है क्या क्या ट्विटर पे ट्रेंड करवाएंगे, एक मतलब कह सकते हो पूरा सिस्टमेटिक ढंग से विरोध करना, राइट। मतलब अचानक तौर पे विरोध नहीं करना, पूरा सिस्टमेटिक तौर पे विरोध करना और भारत सरकार को बदनाम करना, ये भी गलत था, राइट। तो उस टूल किट बनाने वाले पे, जो टूल किट बनाया हुआ था कि सरकार के विपक्ष में क्या लिखना, सरकार का विरोध किस तरह से करना, सरकार को बदनाम किस तरह से करना है, और अंतर्राष्ट्रीय लोग, इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग हैं वो भारत के नीतियों में हस्तक्षेप करें, इसको लेकर के किस तरह से बातचीत किया जाए, ये सारे का सारा चीज़ था इस टूल किट में, राइट। कंप्यूटर से संबंधित जितने भी लोग हैं वो ये चीज़ों को समझ रहे होंगे कि टूल किट क्या है। तो आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा था। देखो, ऑनलाइन पढ़ाए गए कोर्स की परीक्षा भी होगी ऑनलाइन। तो यहाँ पे ऑनलाइन परीक्षा होगी, जो कोर्स ऑनलाइन पढ़ाया गया ये कहा है UGC ने। तो यहाँ सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट
आपके लिए है यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। देखो, रेले आयोग की अनुशंसा के आधार पर सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया था। लॉर्ड कर्जन के समय में ये पारित किया गया था, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, और रेले आयोग की अनुशंसा पे किया गया था। लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई है, इसकी शुरुआत हुई है 1956 में। 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की शुरुआत हुई है और इसके लिए एक एक्ट, संसद के द्वारा एक एक्ट पारित किया गया था और इस एक्ट के द्वारा इसका स्थापना किया गया, यानी ये एक सांविधिक संगठन है। वैसे संस्था यूजीसी वो संस्था है जिसका निर्माण संसद में 1956 में एक एक्ट के माध्यम से किया गया है। वैसे संस्था जिसका निर्माण संसद के द्वारा किया जाए या संसद के किसी एक्ट के द्वारा किया जाए तो उसे वैधानिक संस्था कहते हैं, उसे लीगल बॉडी कहते हैं, उसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। लेकिन जिस संस्था का निर्माण संविधान में किया गया है या संविधान के द्वारा किया गया है तो उसे कहा गया संवैधानिक संस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो दोनों में अंतर पता होना चाहिए। संवैधानिक संस्था और सांविधिक संस्था में आपको बेसिक अंतर पता होना चाहिए। अब ये क्या करता है कि कॉलेज के अनुदान प्रदान करने के लिए अतिरिक्त केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक तो कॉलेज को कितना अनुदान प्राप्त होना चाहिए इसको लेकर के गाइडलाइन जारी करता है। साथ ही साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार को उच्चतर शिक्षा के विकास के लिए आवश्यक सुझाव देता है, राइट। उसके बाद कॉलेज में किसी तरह की कोई समस्या हो तो उस समस्याओं को रेगुलेट करने का काम करता है, उसको नियंत्रित करने का काम करता है, निर्देशित करने का काम करता है। और साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर कहाँ, नई दिल्ली में, और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलोर में। तो ये बेसिक जानकारी है जो होना चाहिए आपको। देखो, पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी नहीं रहे, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी का नाम आते ही आपके जहन में याद होना चाहिए 1973 का वो मंजर जहाँ पे सरकार ने आदेश पारित कर दिया था कि आप जाएं पेड़ों की कटाई करें उत्तराखंड में। और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जो महिलाएं थी, गांव की महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं थी, उन्होंने क्या की, जैसे ये पेड़ है तो पेड़ के चारों ओर जो है वो लोग खड़े हो गए, राइट। पेड़ को लिपट के खड़े हो गए, चिपक के खड़े हो गए कि अगर आपको पेड़ काटना तो उससे पहले हमें काटिए। तो पेड़ को बचाने के लिए पेड़ के चारों ओर चिपक के खड़े हो गए, इसलिए इस आंदोलन को कहा गया था चिपको आंदोलन। 1973 में उत्तराखंड में हुआ था चिपको आंदोलन, जो पर्यावरण से रिलेटेड भारत के सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन में से एक है, जिसमें महिलाओं के द्वारा खास करके पेड़ों पे चिपक गया और पेड़ों की सुरक्षा की गई और पेड़ों को काटने नहीं दिया गया, राइट। देखो, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको समझना होगा कि अरुणाचल सीमा पे चीनी हरकतों से सतर्क रहे सेना। चीन को लेकर के डिस्कस करने वाले अलग से वीडियो में, वहाँ पे मैं डिटेल से डिस्कस कर दूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझो। चीन का जो नीति है वो एक हथेली और 5 उंगली का नीति है। एक हथेली 5 उंगली, 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली, 4 उंगली, 5 उंगली। तो चीन का कहना है कि जो हथेली है वो तिब्बत, और जो उंगली है, पहला उंगली हो गया आपको क्या, तो अरुणाचल प्रदेश। दूसरा उंगली क्या हो गया, तो दूसरा उंगली भूटान हो गया। तीसरा उंगली क्या हो गया, सिक्किम हो गया। चौथा उंगली हो गया नेपाल हो गया, और 5वां उंगली हो गया लद्दाख। यानी ये सब जो है तिब्बत के उंगली हैं, यानी तिब्बत के एक्सटेंडेड पार्ट हैं। हमने तिब्बत हमारा है, इसलिए ये जो उंगली है ये उंगली भी हमारा होगा, और जैसे जैसे हम मजबूत होंगे इनको अपने में मिलाने का काम करेंगे। यानी आने वाले समय में हम अरुणाचल प्रदेश को भी मिलाएंगे, भूटान को भी मिलाएंगे, सिक्किम को भी मिलाएंगे, नेपाल को भी मिलाएंगे, और लद्दाख को भी अपने में मिलाएंगे। ये चीन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। भले ही चीन की सरकार प्रत्यक्ष तौर पे इसे नहीं कहती हो, लेकिन वहाँ जो है, चूँकि चीन में मीडिया पे पाबंदी है इसलिए बहुत सारे न्यूज़ आपको बाहर में नहीं मिलता होगा, लेकिन चीन में ये नीति काफ़ी फेमस है। चीन अपने लोगों को रिझाने के लिए इस तरह का बात करते रहती है और इस तरह का पॉलिसी चीन में बना हुआ है, राइट। एक हथेली 5 उंगली का कॉन्सेप्ट। इसलिए हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं, सेना प्रमुख हैं, ये गए हैं अरुणाचल प्रदेश में और बोले हैं कि चीन की जो हरकत है उस हरकत पे पूरा सतर्क रहें, उसको लेकर के हमेशा मॉनिटरिंग करते रहें। अब देखो, इसको भी हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे।
अभी तो नहीं करेंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट इसको समझना और पढ़ लेना इसको भी एक बार पढ़ना, इसको भी पढ़ना। वैक्सीन की ज़रूरत पूरी करने के लिए अमेरिका जाएंगे जयशंकर। तो हमारे देश के विदेश मंत्री जो है अमेरिका जाएंगे। क्यों जाएंगे? तो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि वैक्सीन के लिए जो कच्चा माल चाहिए वो कच्चा माल आता है अमेरिका से या आएगा अमेरिका से। हमें कच्चा माल की ज़रूरत है, हमें देश में अधिक से अधिक वैक्सीन निर्माण करना है, लोगों को वैक्सीन लगाना है, कोरोना महामारी पे काबू करना है। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कच्चा माल के। कच्चा माल रहेगा तभी तो वैक्सीन बनेगा। तो उस कच्चा माल के लिए अमेरिका से पूरा बातचीत करने के लिए ये जाएंगे अमेरिका 24 से 25 मई के बीच में। बाकी इंडिया यूएस रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया यूएस रिलेशन पे हमने डिटेल से डिस्कस किया था। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के देख लेना। क्या सकारात्मक पॉइंट है, क्या नकारात्मक पॉइंट है, हर एक पर्सपेक्टिव को हमने डिस्कस किया था डिटेल में। एक बार इसको भी देख लेना। देखो, कल भी हमने डिस्कस किया था कि केंद्र राज्य संबंध जो है वर्तमान में सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है। कोरोना महामारी के समय में सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट फैक्ट में एक यह भी है कि केंद्र राज्य संबंध किस तरह से प्रभावित हो रही है, क्योंकि सेंटर और स्टेट दोनों का एक अच्छा संबंध चाहिए कोरोना को काबू करने के लिए। देखो, सेंटर का काम होगा निर्देश देना, सेंटर का काम होगा पैसा देना, लेकिन कोरोना पर महामारी पर काबू कौन करेगा? वो राज्य करेगा, वो स्थानीय स्वशासन करेगा, स्थानीय प्रशासन करेगा, वो जिला करेगा, राइट। तो इसलिए हमारे देश के जो पीएम हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जिलाधिकारी से डायरेक्टली बात किया जाए, ताकि देखा जाए कि जो जमीनी स्तर पे कोरोना से काबू करने के लिए जिलाधिकारी क्या क्या कर रहे हैं, राइट। तो उसी को लेकर के यहाँ पे न्यूज़ है। तो इस महामारी से भी निजात पाने के लिए कोऑर्डिनेशन की काफ़ी ज़रूरत है। देखो, यहाँ पे ये जो पेज है बिजनेस पेज पे, अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 न्यूज़ है जो आपको इम्पोर्टेंट है। एक तो यह है, इसको देख सकते हैं, एक इसको देख सकते हैं, और नीचे ये देख सकते हैं। तो दिवालिया कानून से बच नहीं सकते कॉरपोरेट लोन के पर्सनल गारंटर। तो इसका बेसिक आप समझो कि क्या है। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो यह है कि जो आप लोन लेते हैं, कॉरपोरेट लोन लेता है, उसका गारंटर होता है एक। मान लो कि कंपनी ए है, कंपनी ए को लोन चाहिए बैंक से, बैंक बोलता है आप उनको गारंटर ला के दीजिए। ये जाता है कंपनी बी के पास और बोलता है कि आप एक काम कीजिए, गारंटर बन जाइए। मान लीजिए रिलायंस को अगर लोन चाहिए, रिलायंस को लोन चाहिए बैंक से, तो रिलायंस को बैंक कहती है कि एक काम कीजिए, आप गारंटर ला के दीजिए। रिलायंस कहता है कि टाटा से एक काम कीजिए, आप मेरा गारंटर बन जाइए। तो बैंक जो है लोन देती है रिलायंस को, लेकिन इसके लिए गारंटर होता है टाटा। अगर रिलायंस भाग जाती है, रिलायंस पैसा नहीं चुका पाती है, तो ऐसे कंडीशन में टाटा को ये पैसा भुगतान करना पड़ेगा, राइट। दिवालिया कानून से बच नहीं सकेंगे कॉर्पोरेट लोन के पर्सनल गारंटर। जो पर्सनल गारंटर होंगे वो बच नहीं सकेंगे दिवालिया कानून से। तो दिवालिया कानून आप जानो कि क्या होता है। देखो, दिवालिया कानून एक बहुत फेमस कानून है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हमारी रैंकिंग इंप्रूव हुई है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो हमारी रैंकिंग इंप्रूव हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण में से एक है कि हमने दिवालिया कानून को संशोधन किया और इसे रेगुलेट किया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके कारण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग अंडर 100 आई है। अब देखो, इंसॉल्वेंट क्या होता है? इंसॉल्वेंट मतलब होता है दिवालियापन। कोई कंपनी बोलती है कि हमारे पास पैसा नहीं है और अपने लोगों को पैसा नहीं दे सकते, हम सैलरी नहीं दे सकते अपने कर्मचारियों को, तो ऐसे कंडीशन में उस कंपनी को इंसॉल्वेंट, दिवालिया घोषित किया जाता है। इंसॉल्वेंट मतलब होता है दिवालिया घोषित किया जाता है। और दिवालिया घोषित होने के बाद जो कंपनी के प्रमोटर होते हैं या कंपनी के जो मैनेजमेंट होते हैं, राइट, कंपनी में जिसने पैसा लगाया, इन्वेस्टर जो होते हैं, उस इन्वेस्टर से बात करती है एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है, एक स्पेशल टीम बनाती है और इस टीम को लीड करते हैं आईबी। ये सारा का सारा वर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आईपी, इंसॉल्वेंस, एनसीएलटी। देखो, एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास मैटर जाता है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है एक आईपी की नियुक्ति करता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। ये आईपी क्या करता है कि जो जितने भी कंपनी के मैनेजमेंट के लोग थे या जितने भी कंपनी के इन्वेस्टर थे, मान लो कंपनी के इन्वेस्टर 4 इन्वेस्टर हैं या 5 इन्वेस्टर हैं, ये पांचों इन्वेस्टर से ये आईपी बात करता है कि क्या करना है, आपको पैसा चाहिए
या आप लोग मिलके इस कंपनी को चला लेंगे। कंपनी ये जो मान लो जितने भी इन्वेस्टर है वो सारे इन्वेस्टर कहते हैं चूंकि हमारा काम था इन्वेस्ट करना, हमारा काम कंपनी चलाना नहीं है, इसलिए एक काम कीजिए, हमें पैसा दिलवा दीजिए। तो ये क्या करेगा कि इसकी सहमति के आधार पे ये डिसीजन लेगा, और डिसीजन लेने के बाद कंपनी को जो है जितना भी प्रॉपर्टी है, जितना भी मॉर्गेज रखा हुआ था कंपनी के पास, जितना भी कागज़ पेपर रखा हुआ था, उस सबको बेच करके सारा पैसा इन लोग को रिटर्न कर देगी, राइट। अब इस न्यूज़ में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कंपनी को बेचने के बाद भी पैसा, मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए जो है टोटल जितने भी इन्वेस्टर थे उन्होंने खर्च किया था, कंपनी पे लगाया था, और कंपनी की जितनी भी सामान है उसको बेचने के बाद 50 लाख रुपए ही हो रहा। तो ऐसे कंडीशन में नेक्स्ट जो 50 लाख जो है वो जो पर्सनल गारंटर है कंपनी के, उस गारंटर की संपत्ति को बेच करके इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है इनको देगी, राइट। तो इसी के रिगार्डिंग बेसिक न्यूज़ है, बाकी बाद में कभी डिस्कस कर दूंगा। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। देखो आरबीआई भरेगा सरकार का खजाना, तो यहाँ पे 2-3 बातें आपको जाननी चाहिए। देखो आरबीआई के पास रिजर्व पड़ा हुआ, और रिजर्व का इंटरेस्ट भी अच्छा खासा आता है। आरबीआई के पास अगर आप देखोगे अभी तो लगभग $500 बिलियन से अधिक आरबीआई के पास कोष पड़ा हुआ। $500 बिलियन को $1 बिलियन में 7,000 करोड़ होते हैं, 7200 करोड़ मान लो, चूँकि 72 रुपये चल रहा है शायद अभी, 72 या 75 के आसपास चल रहा है अभी रेट डॉलर का। तो टोटल अगर कैलकुलेट करोगे तो लगभग 4-4.5 लाख करोड़ के आसपास आरबीआई के पास टोटल रिजर्व है, राइट। सॉरी 40 लाख करोड़ के आसपास टोटल आरबीआई के पास एसेट्स हैं। इसका एक अच्छा खासा इंटरेस्ट भी आरबीआई को आता है। तो उस इंटरेस्ट को सरकार को दे दिया जाए, या इसके लिए जो है कई सारे विचार चल रहे थे, खास करके उर्जित पटेल के समय में इसको लेकर के देश भर में विवाद चल रहा था, और कांग्रेस जो है स्पष्ट तौर पे आरोप लगा रही थी कि जो है आरबीआई डुबोने का काम करेगी सरकार, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं थी। उसके बाद एक समिति बनी थी, आरबीआई ने एक समिति बनाया था कि सरकार को किस तरह से पैसा आवंटित किया जाए। रिजर्व कोष जो पड़ा हुआ है आरबीआई के पास, रिजर्व कोष से नहीं, रिजर्व कोष का जो इंटरेस्ट आ रहा है, राइट, रिजर्व कोष की बात हम नहीं कर रहे, लेकिन रिजर्व कोष का जो इंटरेस्ट आ रहा है वो पैसा सरकार को हस्तांतरित किया जाए। इसके लिए एक कमेटी बनी थी, बिमल जलान समिति, और इस समिति ने सिफारिश की कि सरकार को पैसा देने की आवश्यकता है। देखो हमने डिस्कस किया था, आपको ये बात समझनी होगी, हमने डिस्कस किया था कि जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस हो, जॉन मिनार्ड किन्स ने कहा है कि जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस हो तो ऐसे कंडीशन में सरकार को दिल खोल के खर्च करना चाहिए, सरकार को खर्च करना चाहिए, दिल खोल के खर्च करना चाहिए, उसे राजकोषीय घाटे की चिंता नहीं करना चाहिए। तो सरकार को खर्च करने के लिए क्या करना होगा, पैसा चाहिए, पैसा कौन देगा, आरबीआई देगी, राइट। तो इसलिए जो है रिसेशन के समय में, इकोनॉमिक स्लो डाउन के समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है पैसा खर्च करना। पैसा खर्च करना जरूरी इसलिए है कि मांग क्रिएट हो, जितना मांग क्रिएट होगा उतनी ही समस्याओं का समाधान होगा। मांग अधिक से अधिक लोगों का क्रिएट होगा, तो मांग क्रिएट होगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों के पास जो है काम होगा, लोगों के पास काम होगा तो लोगों के पास पैसा होगा, सेविंग्स होगा, सेविंग्स होगा तो फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, राइट। तो इकोनॉमिक साइकिल मूव करने के लिए मांग क्रिएट करना जरूरी है, और मांग क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना, और इसी को लेकर के आरबीआई जो है 1,76,000 करोड़ जो है अगस्त 2019 में सरकार को ट्रांसफ़र किया था। और अभी का न्यूज़ है, आज का न्यूज़ है कि 99,122 करोड़, 99,122 करोड़, लगभग मान लो 1 लाख करोड़ के आसपास सरकार को ट्रांसफ़र करेगी आरबीआई। जबकि अगर आप बजट में देखोगे तो बजट में निर्मला सीतारमण ने कहा था कि 53,000 करोड़ का लाभांश 53,000 करोड़ रुपया हमें चाहिए आरबीआई से, लेकिन इसका दोगुना आरबीआई सरकार को दे रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया होगा, राइट। एक बार इसको भी देख लेना आप लोग। यहाँ पे दिया हुआ पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में, तो एक बार देख सकते हैं, यहीं पे यही है
सुंदरलाल बहुगुणा जी। देखो एक बार पढ़ लेना इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा है, चूँकि धार्मिक पर्सपेक्टिव इस पर अधिक डिस्कस किया गया है तो इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। इसको भी एक बार पढ़ लेना। बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सुशील कुमार मोदी, सॉरी उप मुख्यमंत्री थे, अभी राज्यसभा के सांसद हैं। इनका आर्टिकल है कि स्पेनिश फ्लू की याद दिला गया कोरोना वायरस। तो आज से उससे 100 वर्ष पहले 1918 में ये वायरस आया था, स्पेनिश फ्लू, और इसके कारण काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि भारत में लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग मरे थे, तो काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी आज से 100 वर्ष पहले। और 100 वर्ष के बाद उसी तरह का आपदा आया है जो कोरोना वायरस के रूप में आया है। अब देखो यहाँ पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैविक कृषि का बढ़ता रकबा। तो सबसे पहले जैविक कृषि के बारे में देखो, जैविक कृषि किसे कहा गया। जैविक कृषि एक कृषि का विधि है जहाँ पे हम रासायनिक खाद्य का प्रयोग नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि भूमि के उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरा खाद हो गया, कंपोस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। हुआ क्या, और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, जैविक कृषि जो है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इम्पोर्टेंट क्यों है, तो ये समझो कि औद्योगिक हरित क्रांति के बाद लगातार देश में रासायनिक खादों का प्रयोग बढ़ा है। रासायनिक खादों का प्रयोग बढ़ा है तो ऐसे कंडीशन में भूमि की उर्वरा शक्ति काफ़ी कम हो गई। तो भूमि की उर्वरा शक्ति को मेंटेन करने के लिए और उसे बढ़ाने के लिए हमें ज़रूरत है जैविक कृषि की, राइट। साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 के अनुरूप, जिसका उद्देश्य है भूख को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा करना और बेहतर पोषण और कृषि को बढ़ावा देना, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी हमें ज़रूरत है जैविक कृषि की। जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, सबके बारे में जाकर के आपको देख लेना। उसके बारे में आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए, मेंस पर्सपेक्टिव से लिखने में आपको काम देगा। अब देखो इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट ये हुआ है कि डेवलपमेंट ये हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्पादन 39% पिछले वर्ष के कंपेयर, 19-20 के कंपेयर 20-21 में 39% अधिक उत्पादन हुआ है। और निर्यात में 51% है, ये 52 लिखा गया है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है डाटा। निर्यात में 51% की वृद्धि हुई है और 8.8 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है। अब देखो सिक्किम जो है पूरी तरह से जैविक कृषि अपनाने वाला भारत का पहला राज्य है। त्रिपुरा और उत्तराखंड राज्य भी इस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश 2022 में टारगेट लिया है कि 2022 में पूरी तरह से ऑर्गेनिक स्टेट हो जाएगा, जैविक राज्य हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश ने 2027 का टारगेट लिया। अब देखो इसका बेनिफिट क्या है। सबसे पहले तो बेनिफिट है किसानों की दृष्टि से बेनिफिट देखो, भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाएगी, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होगा, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होगी, राइट, और फसलों का उत्पादन में वृद्धि होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें होगा जो किसान के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो मिट्टी की दृष्टि से देखो तो जैविक खाद का प्रयोग करने से भूमि की गुणवत्ता में सुधार होगा, भूमि के उर्वरा शक्ति में सुधार होगा, भूमि में जल धारण की क्षमता बढ़ती है और भूमि में वाष्पीकरण की दर कम होती है, तो पानी अधिक समय तक भूमि में सस्टेन कर पाएगा। इस पॉइंट से भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि पानी का जो सस्टेन करना है वो अधिक बढ़ जाएगा जैविक खाद के प्रयोग से, यानी पानी काफ़ी देर तक रहेगा मिट्टी में, तो यानी फसल का उत्पादन अधिक होगा। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो पर्यावरण की दृष्टि से भूमि के जल स्तर में वृद्धि होगी, मिट्टी, खाद्य पदार्थ और जमीन में पानी के मध्य होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी, कचरे के उपयोग, खाद में बनने वाली बीमारियां कम होगी, राइट, फसल उत्पादन की लागत में कमी आएगी और आय में वृद्धि होगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार प्रतिस्पर्धा में जैविक उत्पादन में गुणवत्ता खरा उतरेगा। किसानों की जो आत्महत्या की समस्या है वो समस्या भी बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, नष्ट हो सकता है। परंपरागत कृषि से हमें हटने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ इसके लिए जो है भारत सरकार क्या क्या योजना लाई है वो जाकर के एक बार देख लेना। देखो खतरे में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की प्रासंगिकता, तो पहले तो मैं डिस्कस करता हूँ कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है उसकी, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की खतरा किस तरह से है।
राइट, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के किस तरह से खतरा वर्तमान में क्रिएट हुआ है, और इसको लेकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्पीच था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 75वें सत्र में पिछले वर्ष 2020 में। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्टेटमेंट दिया था और इन बातों को उन्होंने बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन किस तरह से अप्रासंगिक हो गई है और यूएन किस तरह से अप्रासंगिक हो गया है और यूएन में एक बेहतर रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। तो पहले ये टॉपिक मैं डिस्कस करता हूँ। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि न्यूज़ जो अगर आप पढ़ोगे तो न्यूज़ किसी अन्य पर्सपेक्टिव के बारे में है, लेकिन ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संगठन या अंतर्राष्ट्रीय संस्था की जो प्रासंगिकता है, जो इम्पोर्टेंस है, क्या वो कम हुई है। तो कैसे कम हुआ है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्टेटमेंट को हम आपके सामने में कोट कर रहा हूँ। अब देखो, पहला था कि यूनाइटेड नेशन जो 1945 में बना था, उस समय की ज़रूरत अलग थी और वर्तमान की ज़रूरत अलग है। तो यह बात सही है कि यूनाइटेड नेशन जो है 1945 की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सही था, और इसका बहुत बड़ा आप रीज़न देखोगे कि आप तृतीय विश्व युद्ध अभी तक नहीं हो पाया, उसमें कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन की महत्वपूर्ण भूमिका, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह बात भी सही है कि वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं है यूनाइटेड नेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं वर्तमान की आवश्यकता के अनुसार नहीं है। कोरोना महामारी से निपटने में असफल रही है। हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से कोरोना महामारी को निपटने में असक्षम रही है। भारत को या विश्व के देशों को सही समय पे सही गाइडेंस नहीं प्रोवाइड कराया गया था। चाइना सही समय पे सही गाइडेंस WHO को नहीं दिया, सही इन्फॉर्मेशन WHO को नहीं दिया, और चाइना के इन्फॉर्मेशन के आधार पे WHO इसको पैंडेमिक घोषित कर रहा था या अन्य चीज़ें इसको घोषित कर रहा था। चाइना के इन्फॉर्मेशन के आधार पे WHO एक्शन ले रहा था, और चाइना अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही थी, स्पष्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही थी, पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही थी, जिसका खामियाजा हुआ कि विश्व के देशों को काफ़ी दिक्कत हुई है। तो इसमें नाकामी किसकी है? WHO की नाकामी है। इसको चाइना, इनको पता होना चाहिए WHO को कि चाइना काफ़ी इन्फॉर्मेशन हाइड करता है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन छुपाता है। तो ऐसे कंडीशन में चाइना के सूचना के आधार पर वो नीतियों का निर्माण क्यों कर रहा था। अब देखो, विश्व के देशों के बीच में विवाद को समाधान करने में ये असमर्थ रहा है, राइट। सिक्योरिटी काउंसिल का और लोकतांत्रिक स्वरूप, सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को शामिल नहीं किया गया। भारत परमानेंट सीट नहीं है, हालांकि सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी मेंबर के तौर पे भारत को शामिल किया गया है, लेकिन अस्थायी सीट के तौर पे भारत को शामिल नहीं किया गया। अब आप ये समझो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल नहीं किया गया। तो निश्चित तौर पे एक और लोकतांत्रिक स्वरूप है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का और लोकतांत्रिक रूप क्यों है? वीटो की शक्ति को लेकर भी है। वीटो की शक्ति को लेकर भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का और लोकतांत्रिक स्वरूप है। क्यों? कि लोकतांत्रिक स्वरूप यह कहता है कि आपको डिसीजन कोई भी जो लेते हो बहुमत के आधार पर लेते हो। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर हैं, यानी बहुमत कितना हुआ? 3 किसी पक्ष में हो तो निर्णय लिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पाँचों के पाँचों मेंबर सहमत होंगे तभी जाकर के कोई निर्णय लिया जाएगा। एक भी सदस्य वीटो लगा दिया तो वो निर्णय स्थगित हो जाएगा, राइट। तो इसलिए कहा गया है कि इसका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का और लोकतांत्रिक स्वरूप है। अजरबैजान और आर्मेनिया का विवाद हमने देखा, उसके साथ इजराइल और फिलिस्तीन का वर्तमान मुद्दा, उसको भी सुलझाने में कोई भूमिका नहीं रही है, लिटरली कोई भूमिका नहीं रही है यूनाइटेड नेशन की। और साथ ही साथ पाकिस्तान चीन जैसे मानवाधिकार का उल्लंघन करता है। पाकिस्तान में आप जानते होंगे अहमदिया कम्युनिटी को मुस्लिम माना ही नहीं जाता। सियाओं को लेकर के सिया का काफ़ी नारा चलता है पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम का भी शोषण होता है। सोचो, मुस्लिम के नाम पे बना हुआ एक देश जो अहमदिया को मुस्लिम मानता ही नहीं है, जो मुस्लिम के नाम पे शोषण करता है। तो हिंदू वर्ग का तो कंडीशन छोड़ दो, सिख का कंडीशन आप छोड़ दो, तो वैसा देश और चीन जैसा देश जहाँ 20 लाख से अधिक उग्र मुसलमानों को जेल में डाला गया है, जहाँ पे मोहम्मद नाम आप नहीं रख सकते हैं, जहाँ पे आप दाढ़ी नहीं रख सकते हैं, जहाँ पे रिलीजियस प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते, नमाज नहीं जाकर पढ़ सकते हैं, वैसी जगह वैसे 2 देशों को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का जो है सदस्य बनाया गया। तो निश्चित तौर पे एक
चुनौती है और ये अप्रासंगिकता को दिखाता है कि जो देश मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है वो मानवाधिकार को बचाने के लिए क्यों काम करेगा भाई। इसके अलावा भी देखोगे जैसे चाइना और फिलीपींस दोनों देशों के बीच में जो मुद्दा था, समुद्री मुद्दा था, उसको लेकर के फिलीपींस गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फिलीपींस के पक्ष में निर्णय दिया था जिसे चाइना ने मानने से इनकार कर दिया। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका काफ़ी कम हो गई है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन अप्रासंगिक हो गया है। और इसी को लेकर के यहाँ पे थोड़ा चर्चा है, इसको डिस्कस किया गया। एक बार मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बता दूं इजराइल इशू को लेकर के। देखो ये इजराइल है, अगर आप देखोगे ये वाला जो पार्ट है, और यहाँ पे ये वेस्ट बैंक है और ये गाज़ा है। वेस्ट बैंक और गाज़ा दोनों जो है वो फिलिस्तीन का पार्ट है। फिलीपींस अलग कंट्री है, फिलिस्तीन अलग कंट्री है। तो ये फिलिस्तीन का पार्ट है। और यहाँ पे जो ये सीरिया है, यहाँ पे जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये गोलन हाइट्स है। गोलन हाइट्स सीरिया का पार्ट है, लेकिन इस पर कब्जा किया हुआ इजराइल ने। अब देखो यहाँ पे 1982 में इजिप्ट का, ये नीचे वाला पार्ट इजिप्ट है। अब देखो यहाँ गाज़ा से काफ़ी लोग ट्रांसफ़र हो रहे थे, वो इजिप्ट जा रहे थे शरणार्थी बन के। तो इसलिए इजिप्ट इंटरवीन की और इजिप्ट बात किया दोनों से, और इजिप्ट ने दोनों के बीच में सीज फायर करवाया, दोनों के बीच में सुलह करवाया। अब देखो इजिप्ट का भी बहुत सारा पार्ट, यहाँ काफ़ी पार्ट जो है इजराइल कब्जा किया हुआ था, लेकिन 1982 में इजिप्ट के साथ समझौता करके इजराइल ने वो पार्ट दे दिया। इजराइल इतना छोटा देश होने के बाद भी काफ़ी पावरफुल देश है। 1970 के दशक में जो इतना भी अरब वर्ल्ड का कंट्री है, सभी ने मिल के इजराइल पे हमला किया, लेकिन इजराइल विजेता रहा। राइट, पूरे अरब वर्ल्ड मिल के, जिसमें सऊदी अरब थे, जिसमें यूएई था, जिसमें बहरीन था, कतर था, सभी देश मिल करके इजराइल पे कब्जा किया, हमला किया, जिसमें सीरिया था, जिसमें इजिप्ट था। लेकिन बावजूद इजराइल का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, क्योंकि इजराइल के पास काफ़ी टेक्नोलॉजी है। अगर इसकी जनसंख्या देखोगे तो 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या नहीं है, और इसका क्षेत्र अगर आप देखोगे तो बिहार के आसपास का क्षेत्र होगा। राइट, बावजूद ये डोमिनेंट रहा था पूरे अरब वर्ल्ड पे। बहरहाल भारत ने जो साथ दिया था वो साथ दिया था फिलिस्तीन का। भारत का कहना था कि वो फिलिस्तीन के पक्ष में है और फिलिस्तीन के पक्ष में है, और दोनों देशों के बीच में जो है युद्ध विराम होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो है ये जो फिलीपींस है और ये जो फिलीपींस है, दोनों फिलीपींस का पार्ट है गाज़ा और वेस्ट बैंक। लेकिन मेन जो है फिलीपींस का जो सरकार है उसको रेगुलेट यहाँ उसके द्वारा रेगुलेशन होता है, और ये जो गाज़ा है इसका रेगुलेशन होता है यहाँ हमास के द्वारा नॉर्मली, जो एक आतंकवादी संगठन है। और आतंकवादी संगठन हमास के साथ इजराइल का युद्ध हो रहा था। डिटेल से डिस्कस कर दूंगा एक अलग से वीडियो लेक्चर लेकर के कि क्या इशू था और वर्तमान में क्या हो रहा है, भारत ने क्यों इसका पक्ष रखा, डिटेल से बाद में डिस्कस कर दूंगा। एक बार देख लेना आप लोग इसको। एक बार इसको भी पढ़ सकते हो। अमेरिका ने अलबामा में योग पे 28 साल के बाद रोक हटाया। एक अमेरिका का राज्य है अलबामा, जिसमें रोक था स्कूली शिक्षा पे। क्यों योग पे रोक था? क्योंकि उनका मानना था कि योग जो है हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ, तो इसलिए रोक था, लेकिन इसको हटा लिया गया। चलिए इतना ही न्यूज़ था हमारे पास, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें जो सबसे चौथा स्टेटमेंट देखोगे कि संसद द्वारा महाभियोग लगा के अटॉर्नी जनरल को पद से हटाया जा सकता है। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट, आपको जानकारी होना चाहिए कि संसद के द्वारा महाभियोग हटा के अटॉर्नी जनरल को नहीं हटाया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल को एक नॉर्मल प्रोसेस के द्वारा हटाया जा सकता है। तो चौथा स्टेटमेंट अगर गलत है तो देखो सी और डी नहीं होगा। अब तीसरा देखो कि उसे संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। क्या लोकसभा का सदस्य होता है? वो बिल्कुल नहीं होता। राज्यसभा का सदस्य होता है? नहीं होता। ये अलग बात है कि अटॉर्नी जनरल संसद के किसी सदस्य में जाकर के पार्टिसिपेट कर सकते हैं, संसद की गतिविधि में भाग ले सकते हैं, किसी समिति का सदस्य भी बन सकते हैं, सारे वो काम कर सकते हैं जो एक एमपी कर सकता है वोट देने के अलावा, लेकिन वो संसद का सदस्य नहीं होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है और उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो गया। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।